आज हम गोता लगा रहे हैं निवेश की दुनिया की एक बेहद खास किताब में, जिसे वॉरेन बफे जैसे दिग्गज भी काफी सराहते हैं। हार्वर्ड मार्क्स की द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हाँ बिल्कुल, अनकॉमन सेंस फॉर थॉटफुल इन्वेस्टर्स। दिलचस्प बात यह है कि मार्क्स कहते हैं कि निवेश में कोई एक सबसे जरूरी चीज वो है ही नहीं, सही। बल्कि सफलता के लिए कई सारी सबसे जरूरी चीजें हैं जिन पर एक साथ महारत हासिल करनी होती है। तो आज हमारी इस खास बातचीत का मकसद है मार्क्स के इन बिखरे हुए लेकिन बेशकीमती विचारों को एक धागे में पिरोना और ये समझना कि ये सोच हमें एक ज्यादा काबिल निवेशक बनने में कैसे मदद कर सकती है। तो चलिए इस खजाने को खोलते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये किताब मार्क्स के, आप समझिए, दशकों के अनुभव का निचोड़ है। इसमें बाजार के तूफानों और शांत लहरों, मतलब दोनों से सीखे सबक है। अच्छा। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या खरीदना है, बल्कि ये सिखाती है कि सोचना कैसे है। हाँ, ये ज्यादा जरूरी है। और खासकर ये जोखिम को पहचानने, समझने और उसे संभालने के इर्द गिर्द घूमती है, जो शायद निवेश का सबसे मुश्किल पहलू है। हाँ, जोखिम। तो मार्क्स अपनी बात एक बड़े ही अनोखे विचार से शुरू करते हैं, सेकंड लेवल थिंकिंग, दूसरे स्तर की सोच। सुनने में तो भारी लगता है, ये है क्या असल में और आम सोच से कैसे अलग है? हाँ, ये उनके दर्शन का केंद्र बिंदु है, कह सकते हैं। देखिए, पहले स्तर की सोच यानी फर्स्ट लेवल थिंकिंग, वो बहुत सीधी और सतही होती है। अच्छा। जैसे कोई सोचे, अरे वाह, ये कंपनी तो बहुत बढ़िया है, चलो इसके शेयर खरीद लेने चाहिए। ये आसान है और ज्यादातर लोग वो ऐसे ही सोचते हैं। हाँ, ये तो आम बात है, अच्छी कंपनी देखो खरीद लो, सीधा हिसाब। बिल्कुल। लेकिन सेकंड लेवल थिंकिंग वो इससे कहीं ज्यादा गहरी और कह सकते हैं जटिल होती है। दूसरे स्तर का सोचने वाला कहेगा, हाँ, माना कि एक अच्छी कंपनी है, पर क्या सब लोग यही नहीं सोच रहे? क्या इसकी अच्छाई पहले से ही इसकी कीमत में शामिल नहीं है? शायद ये जरूरत से ज्यादा महंगी है, मतलब ओवर वैल्यूड है। ओहो। सब खरीद रहे हैं, शायद मुझे बेचने के बारे में सोचना चाहिए। या फिर वो दूसरी तरफ सोचेगा, बाजार में डर का माहौल है, सब बेचकर भाग रहे हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स तो ठीक हैं, पर कीमत गिर गई है। शायद यही वो मौका है जब मुझे खरीदना चाहिए, जबकि बाकी सब डरे हुए हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ भीड़ से अलग सोचना नहीं है, ये तो कई कदम आगे का सोचना है। जैसे ये देखना कि आपके कदम का नतीजा क्या होगा और फिर उसका नतीजा क्या होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ अलग सोचना नहीं, बल्कि बेहतर सोचना है, ज्यादा गहराई से सोचना। आपको उन चीजों को समझना होगा जो दूसरों को नजर नहीं आ रही। मार्क्स जोर देकर कहते हैं कि बाजार में औसत रिटर्न पाना तो वो आसान है, लेकिन लगातार बेहतर रिटर्न कमाने के लिए सिर्फ सही होना काफी नहीं है, आपको दूसरों से ज्यादा सही होना पड़ेगा। ज्यादा सही। हाँ, इसमें सिर्फ विश्लेषण ही नहीं, बल्कि मनोविज्ञान की गहरी समझ, इतिहास का ज्ञान और भविष्य के कई संभावित नतीजों के बारे में सोचने की क्षमता, ये सब शामिल है। और ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ, लगता तो है। इसीलिए मार्क्स मानते हैं कि बहुत कम लोग ही लगातार बाजार को मात दे पाते हैं। इसका सीधा मतलब है, अगर आप भी वही सोच रहे हैं जो सब सोच रहे हैं, तो आप उनसे बेहतर नतीजे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है वाकई। अब मार्क्स एक और दिलचस्प चीज की बात करते हैं, कुशल बाजार परिकल्पना, मतलब एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। हाँ, कई लोग इसका मतलब निकालते हैं कि भाई बाजार को हराना नामुमकिन है, क्योंकि सारी जानकारी पहले से ही कीमतों में शामिल होती है। क्या मार्क्स भी यही मानते हैं या कुछ अलग है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यहाँ मार्क्स का नजरिया वो थोड़ा अलग है। वो मानते हैं कि बाजार जानकारी को कीमतों में शामिल करने में काफी कुशल है, मतलब एफिशिएंट है। अच्छा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कीमतें हमेशा सही होती हैं या उचित फेयर होती हैं। अच्छा, तो तेजी से जानकारी शामिल होना एक बात है और कीमत का सही होना वो दूसरी बात है। बिल्कुल, कीमतें अक्सर गलत हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि निवेशक इंसान है। हाँ। वो लालच, डर, उम्मीद, निराशा, इन सब भावनाओं से भरे होते हैं। वो हमेशा ठंडे दिमाग से एकदम लॉजिकल फैसले नहीं लेते। मार्क्स ने शायद याहू का उदाहरण दिया था। जनवरी 2000 में एक शेयर $237 का था। बाप रे। और सिर्फ 15 महीने बाद अप्रैल 2001 में वही शेयर $11 का। इतना फर्क? तो क्या बाजार दोनों समय सही था
जाहिर है नहीं। ये दिखाता है कि कीमतें भावनाओं के ज्वार भाटे में बहुत ऊपर या नीचे जा सकती हैं, उनके असली मूल्य से कोसों दूर। तो अगर बाजार हमेशा सही कीमत नहीं बताता, तो निवेशक के लिए मौके कहाँ बनते हैं? मतलब अगर सब कुछ इतना कुशल नहीं है, तो फायदा कैसे उठाया जाए? यहीं पर वो सेकंड लेवल थिंकिंग और मार्क्स का बाकी दर्शन काम आता है। क्योंकि बाजार पूरी तरह कुशल नहीं है और कीमतें अक्सर गलत होती हैं, यही कुशल निवेशक के लिए मौके बनते हैं। अच्छा। इन गलत कीमतों, जिन्हें मार्क्स अकुशलता या इनएफिशिएंसी, इनको पहचानना ही असली काम है। हाँ। ये गलतियां, ये मिसप्राइसिंग्स, यानी जब किसी चीज की कीमत उसके असली मूल्य से कम या ज्यादा हो, यही वो कच्चा माल है। कच्चा माल मतलब वो मौके जिनसे एक कुशल निवेशक काम करता है, फायदा उठाता है। लेकिन ये आसान नहीं है। आपको ना सिर्फ इन गलतियों को पहचानना होगा, बल्कि आपके पास वो विश्वास और साहस भी होना चाहिए कि आप सही हैं और बाजार गलत। हाँ, हिम्मत चाहिए। और फिर उस पर दांव लगाना होगा। ये फिर से सेकंड लेवल थिंकिंग पर आ जाता है। आपको वो दिखना चाहिए जो बाजार वो नहीं देख पा रहा। समझ गया। तो ये सिर्फ अच्छी कंपनियों को ढूंढना नहीं है, बल्कि उन अच्छी या शायद बुरी कंपनियों को ढूंढना है जिनकी कीमत बाजार ने गलत लगा रखी है। बिल्कुल। ये मुझे मार्क्स के अगले विचार पर लाता है। वो कहते हैं, सफलता अच्छी चीजें खरीदने में उतनी नहीं है जितनी चीजों को अच्छी तरह खरीदने में है। सुनने में एक जैसा लगता है, पर है नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये निवेश के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। बहुत जरूरी है इसे समझना। इसका सार है, किसी भी संपत्ति, चाहे वो शेयर हो, बॉन्ड हो या रियल एस्टेट, उसके आंतरिक मूल्य यानी इंट्रिंसिक वैल्यू को आंकना। इंट्रिंसिक वैल्यू? हाँ, और फिर उसकी तुलना बाजार में चल रही कीमत, प्राइस से करना। आंतरिक मूल्य यानी उस संपत्ति की वास्तविक कीमत क्या होनी चाहिए, उसके कैश फ्लो, मुनाफे की क्षमता, उसकी संपत्ति, जोखिम, इन सबको ध्यान में रखते हुए। तो मतलब कोई चीज चाहे दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी क्यों ना हो, हाँ, अगर उसकी कीमत उसके असली मूल्य से बहुत ज्यादा है, तो वो अच्छा निवेश नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। मार्क्स इसके लिए 1970 के दशक के निफ्टी 50 शेयरों का क्लासिक उदाहरण देते हैं। अच्छा, निफ्टी 50? हाँ, ये उस समय की अमेरिका की सबसे बेहतरीन, सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां थीं। जेरोक्स, IBM, पोलरॉयड, मैकडॉनल्ड्स। हाँ, बड़े नाम है। लोगों का मानना था कि ये इतनी अच्छी हैं कि आप इन्हें किसी भी कीमत पर खरीद सकते हैं। और नतीजा, इनकी कीमतें आसमान छूने लगीं। लोगों ने अच्छी चीजें तो खरीदी, लेकिन अच्छी तरह नहीं खरीदी। मतलब बहुत ज्यादा कीमत चुका दी। हाँ, बहुत ज्यादा। और जब 1973-74 में बाजार गिरा, तो इन बेहतरीन शेयरों ने निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचाया। क्यों? क्योंकि उनकी कीमतें उनके आंतरिक मूल्य से कहीं ज्यादा थीं। ओह, तो असली खेल कीमत और मूल्य के बीच के इस फासले को, इस गैप को पहचानना और उसका फायदा उठाना है। एकदम सही। सफल निवेश का लक्ष्य ही यही है, किसी संपत्ति को उसके आंतरिक मूल्य से कम कीमत पर खरीदना। कम कीमत पर? मार्क्स कहते हैं कि यही मुनाफा कमाने और जोखिम कम करने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। यहाँ फिर से मनोविज्ञान का खेल आ जाता है। मनोविज्ञान कैसे? जब बाजार में तेजी होती है, सब आशावादी होते हैं, तो कीमतें अक्सर आंतरिक मूल्य से बहुत ऊपर चली जाती हैं। एक बुलबुला सा बन जाता है। हाँ, बबल। और जब डर और निराशा का माहौल होता है, तो कीमतें आंतरिक मूल्य से बहुत नीचे गिर सकती हैं। एक समझदार निवेशक इन भावनाओं के उतार चढ़ाव को समझता है और कीमत जब मूल्य से काफी नीचे हो, तब खरीदने का साहस दिखाता है। ये कीमत और मूल्य का रिश्ता समझने के बाद मार्क्स जोखिम, रिस्क, इस पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। ये उनके लिए शायद सबसे जरूरी चीज लगती है। हाँ, बिल्कुल। वो एक अजीब सी बात कहते हैं कि जोखिम का मतलब है कि जितनी चीजें घटित होंगी उससे ज्यादा घटित हो सकती हैं। ये सुनने में थोड़ा पहेली जैसा लगता है, समझाइए जरा। हाँ, ये उनकी सबसे गहरी, मतलब प्रोफाउंड इनसाइट्स में से एक है। देखिए, फाइनेंस की अकादमिक दुनिया जो किताबों में पढ़ाते हैं, वो अक्सर जोखिम को सिर्फ उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी से मापते हैं। वॉलेटिलिटी, हाँ। कि किसी चीज की कीमत कितनी ऊपर नीचे होती है। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि ये असली जोखिम नहीं है। असली जोखिम है पूंजी के स्थायी नुकसान की संभावना। पॉसिबिलिटी ऑफ परमानेंट लॉस। स्थायी नुकसान मतलब ऐसी स्थिति जब आपने जो पैसा लगाया है वो या तो वापस ना मिले या बहुत कम होके मिले, हमेशा के लिए। यानी शेयर का भाव रोज ऊपर नीचे होना
उतना बड़ा जोखिम नहीं जितना ये कि कंपनी ही दिवालिया हो जाए या उसकी कीमत हमेशा के लिए बहुत नीचे रह जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और मार्क्स कहते हैं कि ये स्थायी नुकसान का जोखिम पता है कब सबसे ज्यादा होता है? कब? जब निवेशक सबसे ज्यादा बेफिक्र होते हैं। अच्छा, उल्टी बात है तो। हाँ, जब कीमतें बहुत ऊंची होती हैं, हर कोई पैसा बना रहा होता है और लोगों को लगता है कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता, असल में तभी जोखिम अपने चरम पर होता है। ये उनकी जोखिम की विपरीतता, परवर्सिटी ऑफ रिस्क की अवधारणा है। परवर्सिटी ऑफ रिस्क। हाँ, जोखिम वहां सबसे ज्यादा होता है जहां उसे सबसे कम महसूस किया जाता है। और इसके उलट जब बाजार में डर फैला हो, कीमतें गिरी हो, सबको लग रहा हो कि दुनिया खत्म होने वाली है, तब शायद जोखिम कम होता है। क्यों? क्योंकि बुरी खबरें, बुरा होने की संभावना, वो सब पहले ही कीमतों में शायद शामिल हो चुकी होती हैं। ये तो वाकई उल्टी बात लगती है। तो फिर इस जोखिम को पहचाने कैसे? और सबसे जरूरी, इसे नियंत्रित कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें? पूरी तरह बचना तो शायद मुमकिन नहीं। पहचानना मुश्किल है क्योंकि ये अक्सर अदृश्य होता है जब तक कि देर न हो जाए। लेकिन कुछ संकेत हैं। जैसे जब निवेशक बेहद आशावादी हों, जब वो जोखिम उठाने के बदले ज्यादा रिटर्न की मांग ना कर रहे हों, जब नए और बिना परखे निवेश के आइडियाज लोकप्रिय हो रहे हों, जब कर्ज लेना बहुत आसान हो, ये सब संकेत हैं कि जोखिम बढ़ रहा है। और नियंत्रण का मतलब जोखिम से भागना नहीं है, बल्कि उसे समझदारी से स्वीकार करना और संभालना है। इसके लिए मार्क्स कुछ तरीके बताते हैं। क्या तरीके? पहला, गहन विश्लेषण, ड्यू डिलिजेंस। किसी भी निवेश से पहले उसकी पूरी और गहरी जांच पड़ताल करना। दूसरा, उच्च मानक रखना, सिर्फ बेहतरीन मौकों पर ही निवेश करना, औसत दर्जे की चीजों से दूर रहना। तीसरा, विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन, अपना सारा पैसा एक ही जगह ना लगाना। ये तो सुना है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाए रखना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये बेंजामिन ग्रैहम वाला कॉन्सेप्ट? बिल्कुल, जिसे मार्क्स ने पूरी तरह अपनाया है। इसका मतलब है किसी संपत्ति को उसके आंके गए आंतरिक मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदना। उदाहरण? मान लीजिए आपने किसी शेयर का आंतरिक मूल्य 100 रुपए आंका, तो उसे 100 रुपए पर नहीं बल्कि शायद 60 या 70 पर खरीदना। अच्छा खासा डिस्काउंट। हाँ, ये जो 30-40 का अंतर है, यही सुरक्षा का मार्जिन है। ये आपकी गलती की गुंजाइश है। अगर आपका आकलन थोड़ा गलत भी हुआ या हालात उम्मीद से खराब भी हुए, तो भी आपके स्थायी नुकसान की संभावना कम हो जाती है। एक क्वेश्चन मिल जाता है। बिल्कुल, ये रक्षात्मक निवेश, डिफेंसिव इन्वेस्टिंग का मूल है। हाँ, जैसा मार्क्स कहते हैं, अगर आप हारने वालों से बचते हैं तो जीतने वाले अपना ध्यान खुद रख लेंगे। सुरक्षा का मार्जिन ये वाकई एक मजबूत विचार है, एक तरह का सेफ्टी नेट। अब मार्क्स एक और पैटर्न की बात करते हैं जो हर जगह दिखता है, चक्र, साइकिल्स। हाँ, साइकिल्स। वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था, बाजार, कंपनियों का प्रदर्शन, यहाँ तक कि निवेशकों का मूड, सब कुछ चक्रीय है, ऊपर नीचे होता रहता है। इसे समझना और याद रखना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये समझना हमें बड़ी गलतियों से बचाता है। दुनिया सीधी रेखा में नहीं चलती, ये उतार चढ़ाव में चलती है। तेजी के बाद मंदी आती है और मंदी के बाद तेजी। बिल्कुल, क्रेडिट आसानी से मिलता है, फिर मुश्किल हो जाता है। आशावाद चरम पर पहुंचता है, फिर निराशावाद हावी हो जाता है। मार्क्स कहते हैं कि इतिहास शायद खुद को हुबहू न दोहराए, लेकिन उसमें एक लय, एक पैटर्न वो जरूर होता है। और सबसे बड़ी गलतियां तब होती हैं जब लोग ये भूल जाते हैं और ये मानने लगते हैं कि इस बार अलग है, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। हाँ, ये इस बार अलग है वाली सोच तो बहुत खतरनाक लगती है। बहुत ज्यादा। वो सोचते हैं कि पेड़ आसमान तक बढ़ते रहेंगे या गिरावट कभी खत्म नहीं होगी। दोनों ही सोच गलत है। और मार्क्स निवेशक मनोविज्ञान के उतार चढ़ाव को एक पेंडुलम बिल्कुल उसके घूमने जैसा भी बताते हैं। बिल्कुल, ये चक्र का ही एक रूप है जो खास तौर पर भावनाओं पर लागू होता है। निवेशक का मूड एक पेंडुलम की तरह दो छोरों के बीच झूलता रहता है। दो छोर कौन से? एक छोर है उत्साह, आशावाद, लालच, जोखिम लेने की चाहत, मतलब सब कुछ अच्छा लगता है। हाँ। दूसरा छोर है निराशा, डर, घबराहट, जोखिम से बचना, सब कुछ बुरा लगता है। और बीच में? पेंडुलम शायद ही कभी बीच में टिकता है। बीच का रास्ता है संतुलन या तर्क संगतता का, पर ज्यादातर समय ये किसी न किसी चरम की ओर बढ़ रहा होता है या वहां से लौट रहा होता है।
जब पेंडुलम लालच वाले छोर पर होता है तो कीमतें जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं। जब वो डर वाले छोर पर होता है तो कीमतें जरूरत से ज्यादा गिर जाती हैं। तो अगर हम ये जानते हैं कि ये चक्र और पेंडुलम चलते रहते हैं तो हमें करना क्या चाहिए? भविष्य का सटीक अनुमान तो कोई नहीं लगा सकता कि पेंडुलम कब और कहां तक जाएगा, सटीक अनुमान लगाना वाकई असंभव है। और मार्क्स ऐसा करने की कोशिश करने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि ये वक्त की बर्बादी है। लेकिन वो कहते हैं कि हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम वर्तमान में उस चक्र या पेंडुलम के किस बिंदु पर खड़े हैं। अच्छा, अपनी पोजीशन समझना। हाँ, क्या माहौल ज्यादातर आशावादी है या निराशाजनक? क्या कीमतें ऐतिहासिक औसत से बहुत ऊपर हैं या नीचे? क्या निवेशक जोखिम उठाने को तैयार हैं या डरे हुए हैं? क्या कर्ज आसानी से मिल रहा है? इन सवालों के जवाब हमें ये अंदाजा दे सकते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है। और ये समझकर हम अपनी रणनीति तय कर सकते हैं। जब पेंडुलम लालच के चरम पर हो तो हमें सावधान होना चाहिए, शायद कुछ मुनाफा बुक करना चाहिए और सुरक्षा का मार्जिन ज्यादा रखना चाहिए। हाँ, डिफेंसिव होना चाहिए। और जब पेंडुलम डर के चरम पर हो और अच्छी संपत्तियां सस्ते में मिल रही हों, तब हमें आक्रामक होने और खरीदने का साहस दिखाना चाहिए। मतलब भीड़ के साथ बहने के बजाय उसके विपरीत खड़े होने की तैयारी रखनी चाहिए। ये भावनाओं के पेंडुलम की बात आपने की, और मार्क्स इस पर भी काफी जोर देते हैं कि हमारी अपनी भावनाएं और मनोवैज्ञानिक झुकाव, बायसेस, को कैसे हमें गलतियां करने पर मजबूर करते हैं। ये निवेश में शायद सबसे बड़ी बाधाएं हैं। निश्चित रूप से। कोई मार्क्स कहते हैं कि अगर निवेश आसान होता तो हर कोई अमीर होता। हाँ, बात तो सही है। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ विश्लेषण ही नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं पर काबू पाना भी शामिल है, और ये बहुत मुश्किल है। कौन सी भावनाएं? जैसे लालच हमें तब खरीदने को उकसाता है जब कीमतें पहले ही बहुत बढ़ चुकी हों। फोमो को फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फोमो। डर हमें तब बेचने पर मजबूर करता है जब कीमतें गिर चुकी हों और शायद खरीदने का समय हो। पैनिक सेलिंग। अविश्वास हमें तेजी या मंदी के शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज करने पर मजबूर करता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा। दूसरों से तुलना हमें ऐसी चीजों में पैसा लगाने पर मजबूर करती है जिन्हें हम समझते नहीं, सिर्फ इसलिए कि पड़ोसी उनसे पैसा बना रहा है। ये तो बहुत होता है। अहंकार हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने से रोकता है। मैं गलत नहीं हो सकता। और झुंड का दबाव, कंफॉर्मिटी, कैपिचुलेशन, अंत में हार मानकर वही करना जो सब कर रहे हैं, भले ही वो तार्किक ना हो। 1999-2000 का टेक बबल, हाँ, या 2008 का वित्तीय संकट, ये सब इन भावनाओं के घातक मिश्रण के उदाहरण हैं। मार्क्स के लिए इन मनोवैज्ञानिक जालों, साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को पहचानना और इनसे लड़ने की कोशिश करना ही बेहतर निवेशक बनने की कुंजी है। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब हमें सिर्फ बाजार को ही नहीं बल्कि खुद को भी समझना होगा, जो शायद ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। और एक आखिरी चीज, मार्क्स भाग्य, लक, इसकी भूमिका के बारे में क्या कहते हैं? क्या सफलता सिर्फ कौशल, स्किल का नतीजा है या किस्मत भी? मार्क्स यहाँ नासिम निकोलस तालेब के काम का हवाला देते हैं और मानते हैं कि हमें भाग्य या संयोग, रैंडमनेस, इसकी भूमिका को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। रैंडमनेस। हाँ, निवेश की दुनिया अनिश्चितताओं से भरी है। आप बहुत अच्छी प्रक्रिया अपना सकते हैं, सारा विश्लेषण सही कर सकते हैं, और फिर भी नतीजा खराब आ सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ अप्रत्याशित घटना घट गई, कुछ ऐसा हो गया जो किसी ने सोचा नहीं था। हाँ, हो सकता है। इसी तरह कोई खराब प्रक्रिया अपनाकर भी कम समय में भाग्यशाली हो सकता है और अच्छा रिटर्न कमा सकता है। तो फिर हम कैसे जाने कि सफलता असली है या सिर्फ किस्मत? कैसे फर्क करें? मार्क्स कहते हैं कि हमें सिर्फ नतीजे, आउटकम, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उस नतीजे तक पहुंचने की प्रक्रिया, प्रोसेस, उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रोसेस पे फोकस। हाँ, क्या लिया गया फैसला उस समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर तर्कसंगत और सुविचारित था? क्या उसमें जोखिम का ध्यान रखा गया था? अगर हाँ, तो भले ही नतीजा कुछ समय के लिए खराब रहा हो, लंबे समय में अच्छी प्रक्रिया अपनाने से बेहतर नतीजे मिलने की संभावना ज्यादा होती है। एक खराब प्रक्रिया से मिला अच्छा नतीजा आपको लकी इडियट, जैसा तालिब कहते हैं, बना सकता है, जो भविष्य के लिए खतरनाक है। हाँ, क्योंकि वो फिर वही गलती दोहराएगा। बिल्कुल। इसलिए अपनी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, उसे लगातार बेहतर बनाएं और समझें कि भाग्य भी, वो भी एक भूमिका निभाएगा। वाह, तो आज हमने हॉवर्ड मार्क्स के कई सबसे जरूरी विचारों को छुआ,
सेकंड लेवल थिंकिंग, बाजार की कुशलता की सीमाएं, कीमत और मूल्य का रिश्ता, जोखिम प्रबंधन, चक्रों और पेंडुलम को समझना और मनोवैज्ञानिक प्रभावों से लड़ना, भाग्य की भूमिका, बहुत कुछ था। इन सब बातों का निचोड़ क्या है, एक लाइन में कहें तो? निचोड़। मुझे लगता है मार्क्स की बुद्धिमत्ता हमें ये याद दिलाती है कि सफल निवेश कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जटिल गणितीय फॉर्मूला नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि काफी हद तक अनुशासन, धैर्य, ठंडे दिमाग से सोचने की क्षमता और सबसे मुश्किल, अपनी भावनाओं को काबू में रखने का खेल है। हाँ। ये भविष्य की भविष्यवाणी करने के बारे में कम और भविष्य की अलग अलग संभावनाओं के लिए तैयार रहने, मूल्य को पहचानने, जोखिम को नियंत्रित करने और जब जरूरत हो तो भीड़ से अलग खड़े होने की हिम्मत रखने के बारे में ज्यादा है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया, एकदम परफेक्ट। सेकंड लेवल थिंकिंग, सुरक्षा का मार्जिन, चक्रों की समझ और भावनात्मक अनुशासन, ये वो स्तंभ हैं जिन पर मार्क्स का निवेश दर्शन टिका है। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। जरूर। आज हमने जिन मनोवैज्ञानिक जालों की बात की, लालच, डर, अहंकार, झुंड का दबाव, ये जानते हुए कि ये मौजूद हैं और हम सब, चाहे कितने भी अनुभवी क्यों ना हो, इनसे प्रभावित हो सकते हैं। क्या ये ज्ञान हमारे वित्तीय समाचार पढ़ने या बाजार के रोज के उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया देने या अपने निवेश सलाहकारों से बात करने के तरीके को, क्या इसे बदल सकता है? शायद इस सवाल पर गहराई से विचार करना ही मार्क्स की किताब का सबसे बड़ा सबक हो सकता है। बहुत ही उम्दा विचार, सोचने पर मजबूर करने वाला। उम्मीद है हार्वर्ड मार्क्स के इन विचारों पर हुई इस गहन चर्चा ने निवेश को देखने का एक नया और ज्यादा परिपक्व नजरिया दिया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की तह तक जाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।